तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे IRCTC लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफ़ी अच्छी मोनोपोली है रेलवे टिकटिंग के अंदर और कैटरिंग के अंदर। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, गवर्नमेंट कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है पिछले 5 साल में उसके बारे में पता लग सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज कितना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें अपना जो पैसा है उसको रोक के रखना चाहिए और अभी वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरा एक अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी दे दिया है। उसमें आपको और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे और वो पेड सब्सक्रिप्शन है 159 रुपीज़ पर मंथ का। उसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलेगी रिक्वेस्टेड वीडियो के अंदर किस कंपनी को वीडियो बनानी है। दूसरा, आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा न्यू वीडियोस के लिए और उसके अंदर हम मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है और उसकी वर्थ है तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। और हम बात करते हैं कंपनी IRCTC के बारे में। बात करें तो मिनी रत्ना कंपनी है और एक सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है और मिनी रत्ना का इसका स्टेटस है। बात करें तो ओनली ऑथराइज कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन्स के अंदर। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है, अकेली कंपनी है तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का मार्केट शेयर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा जब और किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं। बात करें तो अभी जो कंपनी की वेबसाइट और एप्लीकेशन उसको मिला के देखें तो लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं कंपनी के पास में। और बात करें तो कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट देती है, सर्विसेज देती है ट्रैवल और टूरिज्म के रिलेटेड। मेनली जो कंपनी काम करती है उसको हम 5 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनेट टिकटिंग, यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा मिलता है 54% का। इसमें बात की इकलौती कंपनी इसका परमिशन है रेलवे टिकट बुक करने की ऑनलाइन, तो सारा का सारा काम इसी के थ्रू होता है। पूरे इंडिया में जितने भी ट्रेन की रिजर्वेशन होती है वो सारी इसी से होती है, इसलिए कंपनी यहाँ पे 54% काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सेगमेंट आ रहा है। फिर बात करें कैटरिंग की तो कंपनी को कैटरिंग से 27% होता है और इसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी का। यहाँ पे कंपनी 2 टाइप की कैटरिंग प्रोवाइड करती है। एक तो है मोबाइल कैटरिंग। मोबाइल कैटरिंग मतलब जो ट्रेन में जो लोग जा रहे हैं उनको जो खाना मिलता है वो मोबाइल कैटरिंग है। उसमें पेंट्री कार्स भी हैं और साथ साथ जो हम मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन पे जो हम ऑर्डर करते हैं वो भी हमें ट्रेन में ला के देते हैं। तो ये सारी जो सर्विस है वो मोबाइल कैटरिंग की आती है। इसमें कंपनी के 400 पेंट्री कार्स हैं और बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप की है। तो जब जिस भी रेस्टोरेंट से चाहें वहाँ से खाना मंगा सकते हैं और स्टेशन पर हमारे को वो मिल जाता है। आपने भी कहने का यूज़ किया होगा। तो ये मोबाइल कैटरिंग। दूसरा है स्टैटिक कैटरिंग, मतलब जो कंपनी ने रेलवे स्टेशन में अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे देखें तो 306 फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट्स, 55 जन आहार केंद्र वगैरह हैं। वहाँ पे कंपनी जो कैटरिंग काम करती है वो उसकी स्टैटिंग यानी कि जो रुकी हुई जहाँ पे उन्होंने अपने बना रखे हैं प्रॉपर जहाँ पे बैठ के लोग खाना खा सकते हैं वो कैटरिंग भी कंपनी करती है और यहाँ से टोटल मिला के कंपनी को 27% काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। फिर तीसरा है रेल नीर, जो कंपनी का ब्रांडेड पानी जो बेचती है वहाँ से कंपनी को 9% रेवेन्यू होता है। इसमें बात करें तो कंपनी उसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 5 अभी नए प्लांट कंपनी लगा रही है जहाँ से कंपनी और ज़्यादा रेल नीर प्रोड्यूस करेगी। बात करें तो जो रेलवे के यात्री हैं उनको सस्ता और साफ़ पानी देने के लिए इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और काफ़ी अच्छा बिजनेस इस सेगमेंट में कंपनी करती है। फिर चौथा है टूरिज्म। टूरिज्म में कंपनी अलग अलग बजट होटल हैं, स्पेशल टूर पैकेज हैं, उस तरह के जो टूर पैकेजेस हैं वो ऑफर करती है अपनी वेबसाइट के थ्रू डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। और लोग यहाँ से बुकिंग करा के ट्रेन के थ्रू, एयर टिकट, काफ़ी सारे जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे भी लोग यूज़ करते हैं और यहाँ से कंपनी को 8% का रेवेन्यू आता है। फिर 5वां है स्टेट तीर्थ, यानी कि जो लोग बात करें तो यात्राओं पे वैसे जाते हैं जो भगवान के लिए, उससे की जो यात्रा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कंपनी ने नया स्टार्ट किया है स्टेट तीर्थ, यानी कि अलग अलग स्टेट में जो तीर्थ हैं लोग उस वहाँ पे जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा में, तो उसके लिए लोग को बुकिंग करानी होती है। तो अलग अलग नई नई ट्रेन कंपनी जो चलाई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, देखो अपना देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अंदर कंपनी ने जो नई ट्रेन लगाई है उसमें डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है जिसका यात्रा का नाम रखा है कंपनी ने श्री रामायण यात्रा। इसमें बात करें
तो 17 दिन की ट्रिप है ये, 10 सिटीज़ और 6 स्टेट को कवर करती है। जहाँ जहाँ पे भगवान श्री राम गए थे तो वहाँ सारी जगह की यात्रा कराती है। तो इस तरह की स्पेशल ट्रेन और स्पेशल पैकेजेस भी कंपनी चला रही है। अभी जो स्टेट तीर्थ है यहाँ से कंपनी को सबसे कम रेवेन्यू 2% का आ रहा है, लेकिन अगर और ज़्यादा चीज़ में ऐड होंगी तो यहाँ से भी कंपनी को इंप्रूवमेंट मिल सकती है। तो कुल मिला बात करें तो सारी ही कंपनी काम करती है, टूर पैकेजेस भी देती है, रेलवे टिकट बुक करा रही है, कैटरिंग है, मतलब यात्रियों के से रिलेटेड जो कंपनी सर्विस दे रही है वो लगभग सारी हैं। तो इंटीग्रेटेड कंपनी है। फिर बात करें ग्रोथ फैक्टर की, आने वाले टाइम में कंपनी कितनी ग्रोथ आ सकती है, क्या फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें, आप देखा होगा पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने अपना जो रेलवे का बजट है वो बढ़ाया। तो जब रेलवे का बजट बढ़ेगा और उसी मिनिस्ट्री के अंदर एक कंपनी काम कर रही तो इस तरह की कंपनी को पैसा मिलेगा तो अपनी और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देके अपना और अच्छे से बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन भी आने वाली है आने वाले सालों में, तो और ज़्यादा लोग ट्रेन को यूज़ करेंगे। जो हाई स्पीड ट्रेन है, लोगों का टाइम बचता है, तो फ्लाइट की जगह अगर वो प्रेफरेंस होगा तो वहाँ पे भी लोग जाएंगे। तो उनकी टिकटिंग है, उनकी कैटरिंग है, वो सब चीज़ें कंपनी को जो है और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह के सारे हैं। और बाकी ओवरऑल बात करें तो ग्रोथ फैक्टर टूरिज्म में है ही है, ट्रैवल लोग करते हैं ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कंपनी को बेनिफिट कर सकती हैं। फिर बात करें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, कंपनी ने अपने इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें जो है आगे प्लान करके जो उसको करनी है, उससे भी कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो सकता है। उसमें एक तो यह है कि कंपनी जो है चेन ऑफ होटल्स बना रही है, यानी कि अपने नाम से IRCTC के नाम से अलग अलग अपने होटल्स बना रही है। उसमें अभी कंपनी 3 बजट होटल का कंस्ट्रक्शन कर रही है, एक लखनऊ में, खुजराहो में और केवाड़िया में। वो वहाँ पे अपने होटल बना रही है, तो दूसरे होटल में बुक कराने की जगह अपने यहाँ पे भी बिजनेस आएगा, तो वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ साथ बात करें तो अभी जो कंपनी की वेबसाइट और एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर टिकट बुक करने के लिए और टूरिज्म के लिए यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो ई मार्केट स्पेस में भी ये कंपनी आ रही है। उसके अंदर जैसे कि बिल पेमेंट की सर्विसेज हैं, रिचार्ज हैं, थर्ड पार्टी की जो सर्विसेज है, ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज वगैरह है, वो भी कंपनी ऑफर करेगी। उसमें कंपनी ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस इनके साथ में टाइप किया है और कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू बेचेगी। तो यहाँ से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू। तो एक तरह से बात करें तो अभी तक जो कंपनी सिर्फ एक ट्रैवल और टिकट की काम करती, अब वो एक फिनटेक कंपनी बन जाएगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, और वहाँ से भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी है, मोनोपोली है सारे सेक्टर में, और अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी लगातार चीज़ें इंप्रूव कर रही है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और जैसे हम बात की बार बार की, अकलौती कंपनी है, किसी के पास एंटर करने की जगह ही नहीं है, तो सारा सारा बिजनेस अच्छे से कंपनी के पास में है, तो जल्दी से कोई कंपटीशन नहीं आने वाला। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड कंपनी होल्ड कर रखी के बैठी है, तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी ने अपना स्टैब्लिश कर लिया है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लगभग सारे ही टाइप के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 62% के शेयर्स हैं, FIs के पास में 8% हैं, DIs के पास में 14% हैं और पब्लिक के पास में 16% है। बात करें FIDIs के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 22% काफ़ी अच्छा स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, काफ़ी अच्छे से सोच समझ के और रिसर्च करके ही अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर FIDIs का किसी कंपनी में हाई होल्ड है तो हमारे लिए भी वो अच्छी कंपनी हो सकती है। क्योंकि बात करें तो अगर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहने का उसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, उसका फ्यूचर अच्छा इनको लगा होगा, तभी इन्होंने पैसा डाला है, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने किस प्राइस पे लिया है और आज हम अगर उसको लेना चाह रहे हैं तो किस प्राइस पे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने इन्वेस्ट तो कर रखा है, लेकिन कभी एग्जिट कर जाएंगे वो भी नहीं पता। तो एक पॉइंट है हमारे पास अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% डिपेंडेंसी इसी बात पे कि FIDIs ने इन्वेस्ट किया तो हमें भी करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात करें तो क्योंकि अगर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है ये, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। बात करें 2020 में कंपनी ने था 2264 करोड़ रुपये, और 2021 में कम हो गया क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो सारी ट्रेन वगैरह टूरिज्म सब बंद हो गया था। उसके बाद देखिए 2022, 23, 24 से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। 1800 करोड़ का रेवेन्यू था यहाँ पे 2022 में, और डबल हो गया 2023 में 3500 करोड़ पे, और 2024 में भी 4270 करोड़। तो पिछले 5 साल में देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। वैसे भी जो ट्रेन की बात करें तो इंडिया की बैकबोन है, सब लोग यूज़ करते हैं, और उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बात करें तो 17% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ऐसी बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 31% था 2020 में, अब देखिए 2024 में 34% आ गया है, और बीच में
47% भी गया 2022 के अंदर। लेकिन बात करें एवरेज की तो पिछले 5 साल की 34-35% की एवरेज है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है उसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है, चाहे एडवर्टीजमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं। और जो कंपनी अपनी जो सर्विसेज ऑफर करती है उसका प्राइस कंपनी अच्छा रख पा रही है, इसलिए कंपनी को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। तो हमें क्लियर एक साइन मिल रहा है कंपनी अच्छा बिजनेस मैनेज कर रही है अगर उसका अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। ऐसी बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2020 में 513 करोड़ से 2024 में 1111 करोड़, लगभग डबल से भी ज़्यादा कंपनी का पिछले बात करें तो 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। और कंपनी के रिवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। 21% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो कंपनी अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो सारे पैरामीटर मैनेज करके चल रही है। ऐसी बात करें फ्री कैश फ्लो की तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है, एक बार भी नेगेटिव नहीं गई है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। उसके बाद करें डिविडेंड पेमेंट की तो डिविडेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। 30% ज़्यादा हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है पिछले 5 साल में, तो काफ़ी अच्छा बात करें तो उस हिसाब से भी ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा डिविडेंड पेमेंट मिलता रहे, 2024 में कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसके बात करें तो पिछले 4 साल में काफ़ी अच्छे से कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी जो चाहते हैं कि कंपनी में ग्रोथ भी आए, उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहे और साथ साथ कुछ पैसा एज ए डिविडेंड मिल जाए, तो दोनों हिसाब से कंपनी अच्छी है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी शो की, कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और अपना खुद का पैसा कितना बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो कंपनी का सारा खुद का पैसा इन्वेस्टेड है, कोई खास लोन कंपनी ने लिया नहीं हुआ। 0.02 लगभग जीरो के बराबर ही कंपनी का डेट है। तो कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। तो कंपनी कैपिटल के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, 40% का रिटर्न इक्विटी पिछले साल का है और 38% की रिटर्न इक्विटी की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल की। तो कंपनी ROE के हिसाब से अच्छी है। 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे में अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगभग 3 गुना, 2.5 से 3 गुना उससे ऊपर कंपनी यहाँ मैनेज कर रही है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे से अपने इन्वेस्टर के पैसे को कंपनी यूज़ कर रही है। तो बात करें सारे पैरामीटर की तो सारे ही पॉजिटिव पैरामीटर हैं। अच्छे से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट कर रही है, कोई डेट भी नहीं है, ROE बढ़िया है, सारे पैरामीटर अच्छे हैं। तो बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी के पास था 502 करोड़, 2023 में 743 करोड़ और 2024 में 650 करोड़। क्योंकि इसमें पिछले 3 साल के देखें तो फ्री कैश फ्लो के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले 3 साल कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 630 करोड़, यानी कि लगभग 630 करोड़ पे हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 630 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 31,500 करोड़ पे। यानी कि ऐसी कंपनी जो 630 करोड़ पे हर साल में आने वाले सालों में कमा के दे सकती है, आज की डेट में उस कंपनी में 31,500 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है पूरी कंपनी वैल्यू है, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 400 रुपये पर इक्विटी शेयर। यानी कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू बनती है फेयर वैल्यू वो 400 रुपये पर इक्विटी शेयर की बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। हमने तो वैल्यू निकाल ली कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, एक्चुअल क्या प्राइस चल रहा है कंपनी के शेयर का। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 984 रुपये, यानी कि लगभग 1000 रुपये मान लें तो 1000 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 400 रुपये की है। तो 1000 रुपये हिसाब से देखें तो क्लियरली कंपनी एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। 2.5 गुने प्राइस पे उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से। अब बात करें कंपनी क्यों ओवरवैल्यूड है, तो हमने क्लियर देखा कंपनी का बिजनेस बिल्कुल मोनोपोली वाला है। बात करें रेलवेज की तो सब लोग यूज़ करते हैं बिजनेस ऐसा जो चलना ही चलना है। और बात करें तो
गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, तो सबको पता है अच्छी कंपनी है, इसीलिए लोग ज़्यादा उसको बात करें तो मल्टीपल्स दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट लोग हैं उसके साथ में। दूसरी बात, ओवरऑल मार्केट भी इस समय ऊपर चल रही है, तो सारी कंपनी के प्राइस बढ़े हुए हैं जो अच्छी कंपनीज हैं। तो सारी बात करें तो इसलिए कंपनी का प्राइस भी ओवर है। फिर बात करें अब हमें इन्वेस्ट करना नहीं करना, तो क्लियर बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब पास रिकॉर्ड है, हो सकता है कल को ऐसा फ्यूचर में हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई और दूसरी कंपटीशन आ जाए, कल को गवर्नमेंट चेंज हो, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाए। तो अगर हम कम प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके फेयर प्राइस पे, उससे नीचे अगर हम कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। लेकिन बात करें इस तरह की कंपनी को हम हाई प्राइस पे खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो कंपनी अच्छी है लेकिन अभी हाईली ओवर वैल्यूड है, तो उस हिसाब से देखें तो अभी सही समय नहीं इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, कोई कंपनी ओवर वैल्यू है। अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर देखें तो कंपनी के अच्छे हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए बात जो इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है नहीं कंपनी अच्छी है और बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है, सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लीजिए आपको क्या प्राइस ठीक लग रहा है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है, उनको इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, और उनको इन्वेस्टर रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो क्लियर में दिखाई दे रहा है बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स की। बात करें तो पिछले 6 महीने में अभी जो शेयर प्राइस है वो लगभग इतना ही है, क्योंकि 29 जनवरी 2024, आज 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2024, तो आप देखें तो 6 महीने पहले 29 जनवरी 2024 को इसका प्राइस 980 रुपये के आसपास था, अभी 984 रुपये है। तो पिछले 6 महीने देखें तो लगभग 0% की रिटर्न है, उतने ही शेयर प्राइस में कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। बात करें पिछले 1 साल की, तो 1 साल में 56% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस शेयर ने। 28 जुलाई 2023 को इसका जो प्राइस था वो 630 रुपये का था, अब हो गया 1000 रुपये के आसपास। तो सब देखें तो 56% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है पिछले 1 साल में। बात करें पिछले 3 साल की, तो उसमें 29% रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 28 जुलाई 2021 को इसका प्राइस था 456 रुपये का, तो उस सब देखें तो काफ़ी अच्छा 3 साल में रिटर्न इन्होंने दिया है। फिर बात करें 5 साल की, तो अभी कंपनी का जो IPO आया था वो 14 अक्टूबर 2019 को आया था, और 320 रुपये का इसका IPO का प्राइस था। उस हिसाब देखें तो 3 गुना प्राइस पिछले 5 साल में हो गया IPO के हिसाब से। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। 6 महीने साल की बात करें तो उसमें ऊपर नीचे कभी हो सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं अगर हमें किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टेड रहना भी है, ऐसा नहीं कि जल्दी एग्जिट लेना है। तो अगर हम लंबे टाइम के लिए किसी अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे को जो उसमें से प्रॉफिट ही होगा। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छी है, रिटर्न भी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अच्छा दिया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न दे चुकी है तो प्राइस अप हो गया है। तो फिर अगर इस टाइम पर एंट्री लेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी सही समय इसमें एंट्री लेने की नहीं है। अब क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अगर हम वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी ना कभी गिरेगी, सब चीज़ें होती हैं। तब अगर इसका प्राइस हमें कम प्राइस में मिलता है तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे दी हैं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।